तो कहानी की शुरुआत में हमें साल 2063 का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान और इंसान की गलतियों की वजह से सी लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और ज्यादातर पृथ्वी अब तक डूब चुकी है। लेकिन अभी पृथ्वी के सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स पूरी तरह से बचे हुए हैं, पर दोनों मिलकर रहने के बजाय बचे हुए रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। यही कारण था कि दोनों ही कॉन्टिनेंट्स के बीच अक्सर वॉर का खतरा मंडराता रहता था। इसीलिए दोनों के बीच में इनमें से एक कॉन्टिनेंट ने अपने मिलिट्री बेस का निर्माण किया ताकि दूसरे कॉन्टिनेंट को कोई भी हरकत करने से पहले रोका जा सके। इस बेस का नाम सेंटिनल था और ये समुद्र के बीचों बीच बनाया गया था। इस वजह से हर 2 सालों में यहाँ के स्टाफ को बदला जाता है। हर 2 सालों में यहाँ ड्यूटी दे रहे लोगों को लेने के लिए एक रेस्क्यू टीम आती है, मगर इस बार इन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया था। इन लोगों को यहाँ रहते हुए 2 साल और 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन अभी इन्हें लेने कोई भी टीम नहीं आई होती है। इन 4 लोगों के नाम कैसिडी, सलिवन, बेन्स और हेंड्रिक्स होते हैं, जिनमें से हेंड्रिक्स इनका कैप्टन होता है। एक रात जब तूफान काफी तेज होता है और समुद्र में काफी ऊंची लहरें उठ रही होती हैं, उसी दौरान सलिवन फिशिंग करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसका पूरा नेट फिश से भर गया था, जिस वजह से उसे ऊपर खींच पाना काफी मुश्किल था क्योंकि तूफान लगातार तेज होता जा रहा था। इसी बीच अचानक से आउटपोस्ट का ड्रेनेज पाइप टूट जाता है, जिस वजह से बेन्स को उसे ठीक करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन उसे ठीक करने के दौरान बेन्स का हाथ पाइप में फंस जाता है, जिसे वो बहुत ही मुश्किल से बाहर निकालता है। तो वहीं दूसरी तरफ सलिवन के हाथ से फिश से भरा नेट छूटकर पानी में गिर जाता है और इससे सारी मछलियां भी पानी में बह जाती हैं। यहाँ सलिवन दोबारा से मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि इनके पास खाने की कमी थी और ऐसा मौका इन्हें फिर नहीं मिलेगा। लेकिन तूफान तेज होने की वजह से उसे हार माननी पड़ती है और सलिवन एक बड़ी सी लहर को आता हुआ देखकर हेंड्रिक्स के साथ अंदर आ जाता है और जब ये लहर सेंटिनल से टकराती है तो ये उसे पूरी तरह हिलाकर रख देती है, जिसके साथ सीन यहाँ से अगले दिन की सुबह पर शिफ्ट होता है और वहाँ हम देखते हैं कि सलिवन और बेन्स पिछली रात फिशिंग के टॉपिक को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। क्योंकि सलिवन मछलियां पकड़ने में नाकामयाब हुआ था, इसलिए बेन्स उसे ताने मार रहा था। यहाँ दोनों को लड़ता देख हेंड्रिक्स उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम लोग बच्चों की तरह लड़ना छोड़कर अपने अपने काम पर ध्यान दो। यहाँ काफी लंबे समय से घर न जा पाने के कारण बेन्स काफी ज्यादा गुस्सा था। वो हेंड्रिक्स से कहता है कि आप हमको आदेश देने के बजाय मेन कंट्रोल रूम से संपर्क करके ये क्यों नहीं पूछते कि हमें लेने अभी तक कोई शिप क्यों नहीं आई। इस पर हेंड्रिक्स बोलता है कि टेलीग्राफ मशीन इन फालतू कामों के लिए नहीं बल्कि रिपोर्टिंग करने के लिए है, और इतना कहकर हेंड्रिक्स वहां से चला जाता है। जिसके बाद सलिवन टेलीग्राफ के जरिए आज की रिपोर्टिंग बेस को देता है। यहाँ सलिवन हर रोज सिर्फ नो इवेंट्स लिखकर बेस को भेज रहा था, जिसके जवाब में उसे भी वही मैसेजेस वापस मिल रहे थे। इसी बीच हेंड्रिक्स को एक पानी का जहाज आता हुआ दिखता है, जिसे देख वो रेडार से कंफर्म करने को कहता है और इस जहाज को आता देख सलिवन काफी खुश होता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उन्हें लेने के लिए रेस्क्यू टीम आ रही है। जबकि हेंड्रिक्स सभी को सावधान रहने के लिए कहता है। उसका कहना था कि हो सकता है ये शिप दुश्मन का हो, इसलिए कैसिडी उस शिप से संपर्क करने की भी कोशिश करती है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए हेंड्रिक्स हथियार तैयार करने के लिए कहता है और साथ ही वो सलिवन को एक गन देकर कहता है कि तुम जाकर उस शिप को चेक करो, उसके बाद वहाँ की जो स्थिति हो उसके बारे में मुझे खबर करो। बेचारे सलिवन को न चाहते हुए अपने कैप्टन का आदेश मानकर उस शिप पे जाना पड़ता है, जिस दौरान अचानक से उसका संपर्क हेंड्रिक्स से टूट जाता है। सलिवन इस शिप के अंदर पहुंचकर वहां चारों ओर घूमकर देखने लगता है, जहां उसे हर जगह धूल जमी नजर आती है। साथ ही शिप में कुछ खाना वगैरह भी रखा हुआ था। ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि ये शिप ऐसे ही काफी दिनों से भटक रही है। सलिवन को यहाँ 4 बैग्स भी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यही उनकी रेस्क्यू शिप है। लेकिन यहाँ आखिर हुआ क्या था और सब लोग कहाँ गए, ये सलिवन को समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच सेंटिनल में जब हेंड्रिक्स से सलिवन की बात नहीं हो पाती तो वो समझता है कि सच में वो शिप दुश्मन की है और शायद उन लोगों ने सलिवन को मार दिया है और हेंड्रिक्स अब उस शिप को पूरी तरह तबाह कर देना चाहता था। इस कारण वो कैसिडी से हथियार को एक्टिवेट करने की चाबी मांगता है, जिसे देने से कैसिडी इनकार कर देती है। लेकिन जब हेंड्रिक्स को ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो वो चाबी कैसिडी उसे दे देती है, मगर इससे पहले हेंड्रिक्स हथियारों को एक्टिवेट करता उसे सलिवन खुद संपर्क कर लेता है। यहाँ हेंड्रिक्स कैसिडी से गुस्सा होकर कहता है कि तुम आज के बाद कभी भी मेरे ऑर्डर को मानने से इनकार करने की हिम्मत भी न करना। ये कहने के बाद हेंड्रिक्स उस चाबी को वापस कैसिडी को देने के बजाय अपने पास ही रख लेता है। इसी बीच सलिवन भी शिप से वापस लौट आता है।
वो आते ही हेनरिक्स को सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि हमें इस शिप के बारे में बेस को खबर कर देनी चाहिए, लेकिन हेनरिक्स उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो पहले और ज्यादा छानबीन करना चाहता था। उसके बाद ही वो बेस को इस बारे में डिटेल में बताना चाहता था। फिलहाल इसके बाद ये लोग आयोडाइन बाथ लेते हैं ताकि इन्हें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। सभी हेनरिक्स के इस रवैये से परेशान थे, इसलिए उसकी चोरी सलिवन बेस को टेलीग्राफ से मैसेज कर देता है। ये बात कैसिडी और बेन्स दोनों को ही पता थी, इसलिए अगले दिन जब ये लोग बेस के रिस्पांस का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं, तभी वहाँ हेनरिक्स आता है और उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, जिस पर बेन्स उसे ताना देते हुए बता देता है कि हम बेस के जवाब का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सलिवन ने उन्हें कल ही रिपोर्ट भेजकर सब कुछ बता दिया था। ये बात सुनते ही हेनरिक्स सलिवन पे भड़क जाता है, लेकिन इसी बीच इन्हें टेलीग्राफ मशीन से एक मैसेज प्राप्त होता है और वो मैसेज देखकर सभी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है क्योंकि सलिवन ने पिछले दिन जो मैसेज भेजा था, कंप्यूटर ने उसे वही मैसेज वापस भेज दिया होता है। मतलब कई हफ्तों से ये मशीन सलिवन का भेजा हुआ मैसेज ही उसे वापस भेज दे रही थी क्योंकि बेस से इन्हें कोई भी मैसेज नहीं कर रहा था। ये सब होने के बाद हेनरिक्स को किसी चीज का शक होता है और वो उस शिप के नेविगेशन हिस्ट्री से सारे कोऑर्डिनेट्स निकालकर उन्हें सेंटिनल में रखे मैप में ढूंढने लग जाता है। इससे हेनरिक्स शिप के रूट का पता लगाएगा। दूसरी तरफ सलिवन बेन्स को रात के समय चुपके से शिप के अंदर जाते हुए देखता है। मतलब कि बेन्स के दिमाग में कोई अलग ही खिचड़ी पक रही थी। बेन्स के वापस आने पर सलिवन उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी रात गए शिप पर क्या करने गए थे। जिस बात का बेन्स कोई जवाब नहीं देता तो सलिवन दोस्तों की तरह उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ जाता है। जहां बेन्स आखिरकार अपना मुंह खोलता है, वो बताता है कि मैंने अपने परिवार को 2 साल पहले देखा था। इस वक्त वो कहाँ होंगे मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना है, जिसके लिए मैंने प्लान बनाया है कि मैं इस शिप के इंजन को रिपेयर करके यहाँ से निकल जाऊंगा। यहाँ बेन्स के आइडिया को सुनकर सलिवन काफी ज्यादा खुश होता है और इसमें उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो ये बात आकर कैसिडी से शेयर करता है और कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद हम दोनों अपना खुद का एक संसार बसाएंगे। लेकिन कैसिडी इस बात से कुछ खास खुश नहीं होती। अगले दिन सलिवन और बेन्स साथ में उस शिप पर जाते हैं जहाँ दोनों मिलकर किसी तरह से शिप के इंजन को ठीक भी कर देते हैं। पर जब दोनों वापस सेंटिनल पे लौटते हैं तो वहाँ हेनरिक्स दोनों का पहले से इंतजार कर रहा होता है। हेनरिक्स उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम दोनों वापस जाकर शिप के जरूरी पार्ट्स खोलकर ले आओ और बाकी की शिप को वहीं डूबने के लिए छोड़ दो। साथ ही तुम लोग घर जाने की जिद भी छोड़ दो। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गया है तो क्या हुआ, इसके बावजूद तुमको यहाँ गार्डिंग का काम करना होगा। उसके इस ऑर्डर को बेन्स और सलिवन मानने से साफ इनकार कर देते हैं। इस पर हेनरिक्स अपनी गन निकाल लेता है, इसलिए ना चाहते हुए भी दोनों को रिपेयरिंग का काम करना पड़ता है। हालांकि यहाँ अब भी उन्होंने हेनरिक्स का शिप को डुबो देने वाला आदेश नहीं माना था क्योंकि हेनरिक्स को कोई जरूरी बात करने के लिए कैसिडी ने बुला लिया था। कैसिडी हेनरिक्स से बताती है कि असल में हमारे ही कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि टेलीग्राफ मशीन में कुछ खराबी है क्योंकि हमारे मैसेजेस बेस तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। दूसरी ओर हम सलिवन को अकेले देखते हैं। जिस दौरान वहां हेनरिक्स उससे मिलने के लिए आता है, वो सलिवन से कहता है कि मैंने और कैसिडी ने मिलकर ये फैसला किया है कि वो और मैं यहीं रहेंगे और तुम दोनों को मेरी एक चिट्ठी जाकर बेस में देनी होगी क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई है, इसलिए हमारा उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। ये बात सुनकर बेन्स तो बहुत खुश होता है, लेकिन सलिवन थोड़ा दुखी था क्योंकि वो अपने साथ कैसिडी को भी ले जाना चाहता था, जिस बारे में बात करने के लिए वो कैसिडी के पास जाता है। सलिवन उससे बोलता है कि तुम भी हमारे साथ चलो और हेनरिक्स को यहीं सड़ने दो, मगर कैसिडी अपनी मर्जी से यहाँ रुकना चाहती थी। वो सलिवन से बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और जो भी हमारे बीच हुआ वो सब मैंने टाइम पास करने के लिए किया था, इसलिए तुम यहाँ से निकलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करो। यहाँ कैसिडी की ये बात सुनकर सलिवन काफी ज्यादा दुखी होता है। इसके कुछ देर बाद हम हेनरिक्स को फिर से शिप से मिले कोऑर्डिनेट्स को चेक करते हुए देखते हैं, जिससे उसको एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात पता लगती है। दरअसल इन चारों में से कोई तो था जिसने जानबूझकर रेस्क्यू शिप को गलत कोऑर्डिनेट्स देकर उसे सेंटिनल से दूर रखा। मतलब कि इनमें से कोई एक दुश्मन से मिला हुआ है। बाकी चारों में से वो कौन है इसका तो खुद हेनरिक्स को भी अंदाजा नहीं था। अगले दिन सुबह इन्हें अपनी तरफ एक और शिप आता हुआ दिखाई देता है, जिससे कैसिडी संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। इस बार हेनरिक्स किसी को भी शिप में देखने के लिए नहीं भेजता है और इस बार बिना सोचे वो उस शिप पर हमला कर देता है, लेकिन उसका ये निशाना चूक जाता है। बाकी रेस्क्यू शिप का भी कोई अता पता नहीं था, जिसके बाद कोहरे को चीरते हुए इनके सामने वही शिप प्रकट होती है। तो ये लोग देखते हैं कि ये असल में कोई दूसरी शिप नहीं बल्कि वही रेस्क्यू शिप है। और इसी के साथ यहाँ रिवील होता है कि ये सब हेनरिक्स ने ही किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इस जगह से जाए।
इसीलिए उसने पिछली रात इस शिप को दूर ले जाकर खड़ा कर दिया ताकि वो इन लोगों को बेवकूफ बनाकर इस शिप को तबाह कर सके। यहाँ जब सलिवन शिप पर हेंड्रिक्स के कहने के बावजूद हमला नहीं करता तो हेंड्रिक्स बेन्स पर गोली चला देता है और गोली उसके कान को छू कर निकल जाती है। ये देख बेन्स के मना करने के बावजूद सलिवन अपने दोस्त को बचाने के लिए तोप से उस शिप को आखिर उड़ा देता है, जिस दौरान मौका देखकर कैसिडी हेंड्रिक्स को पीछे से मार के बेहोश कर देती है, जिसे बेन्स जान से मारना चाहता था, लेकिन सलिवन उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो हेंड्रिक्स को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। यहाँ इस बात पर बेन्स सलिवन से लड़ जाता है, जिसे कैसिडी समझाने की कोशिश करती है, तो बेन्स वहाँ से चला जाता है। साथ ही अब सलिवन और कैसिडी फैसला करते हैं कि वो दोनों टेलीग्राफ की हर फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे जब तक कि उनका किसी और से संपर्क नहीं हो जाता। इस दौरान कैसिडी सलिवन से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे जो भी कहा था वो सब झूठ था, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाओ। जैसे सलिवन कुछ कहता तो नहीं, लेकिन अब उसे कैसिडी की बातों का भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपनी तरह से छानबीन करने का मन बनाता है। इसके बाद सलिवन हेंड्रिक्स को खाना देने के बहाने उससे बात करने के लिए जाता है। यहाँ वो हेंड्रिक्स से सवाल करता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपना इरादा ही बदल दिया, जिस बात पर हेंड्रिक्स उससे कोऑर्डिनेट्स की गड़बड़ वाली बात बताकर ये कहता है कि उन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से रेस्क्यू शिप यहाँ 3 महीने पहले ही पहुँच गई थी, लेकिन हम में से किसी ने उसे गलत कोऑर्डिनेट्स देकर रास्ता भटका दिया। बाकी उसके बाद शिप पे मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ इसका अंदाजा लगाना इतना मुश्किल भी नहीं था। सलिवन उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि हम में से कोई एक गद्दार है, जिसका हेंड्रिक्स हाँ में जवाब देता है, लेकिन सलिवन को उसकी बातें बकवास लगती हैं, इसलिए वो हेंड्रिक्स को वहीं बंद करके बाहर चला आता है और इसके बाद वो हर एक फ्रीक्वेंसी पर मैसेज करना शुरू कर देता है। इधर बेन्स नशे में धुत होकर आपे से बाहर होता जा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसलिए जब कैसिडी कम्युनिकेशन रूम में सो रही होती है तो बेन्स उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे किसी तरह से कैसिडी खुद को बचाती है। लेकिन अगले ही पल कैसिडी को पता चलता है कि बेन्स ने एक्सप्लोसिव्स और हथियारों की चाबियां उससे चुरा ली है, इसलिए वो तुरंत जाकर ये बात सलिवन से बताती है। इसके बाद दोनों मिलकर बेन्स को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हथियारों को एक्टिवेट करने जा रहा था। कैसिडी आखिर में बेन्स को ये कहकर रोक लेती है कि अगर तुम मर गए तो अपने परिवार से कैसे मिलोगे। ये बात सुनकर बेन्स रोने लग जाता है, जिससे कैसिडी चाबियां वापस ले लेती हैं, लेकिन सलिवन इन हथियारों को लॉक करना चाहता था ताकि ऐसा कुछ कोई दोबारा न कर पाए, जिसके लिए उसे पासवर्ड की जरूरत होगी और वो पासवर्ड हेंड्रिक्स के पास है, इसलिए सलिवन उससे पासवर्ड पूछने के लिए जाने लगता है। जिस दौरान उसे बेन्स रोककर ये बताता है कि मैं सबसे पहले हेंड्रिक्स को ही मारने गया था, पर मेरे पहुंचने से पहले ही उसने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये सुनकर सलिवन जाके हेंड्रिक्स के कमरे को चेक करता है तो वहाँ सच में हेंड्रिक्स नहीं था। इसीलिए सलिवन हेंड्रिक्स की दी हुई चिट्ठी को पढ़ता है, जिसमें हेंड्रिक्स ने अपनी कमांड को बढ़ाने की विनती की थी। ये बात सलिवन को काफी अजीब लगती है। अगले दिन कैसिडी सलिवन को दिखाती है कि कैसे बेन्स वापस से नॉर्मल होकर अपना काम कर रहा है। बेन्स यहाँ दोनों से कहता है कि जब मैं घर से निकला था तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, मुझे अपने बच्चे का चेहरा देखना है, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसकी ये बात सुनकर सलिवन बेन्स को गले से लगा लेता है। इसके कुछ देर बाद बेन्स और कैसिडी साथ में समुद्र के कचरे से अपने काम की चीज लेने के लिए जाते हैं। बेन्स के साथ कैसिडी को अकेले जाते देख सलिवन उसे एक गन देता है ताकि कैसिडी अपनी रक्षा खुद कर पाए। सलिवन खुद समुद्र से मछलियां पकड़ने के लिए उसमें जाल देखता है, जिसमें अचानक से हेंड्रिक्स की बॉडी फंस जाती है और सलिवन देखता है कि किसी ने हेंड्रिक्स के सर पर वार करके उसे मारा है। मतलब कि सच में इनके बीच कोई गद्दार मौजूद है। इसका पता लगाने के लिए सलिवन बेन्स और कैसिडी के रिकॉर्ड्स चेक करने लगता है, जिस दौरान हमें कैसिडी को दिखाया जाता है जो बेन्स को काफी अजीब तरह से देख रही थी। इधर जब रिकॉर्ड से सलिवन को कुछ नहीं मिलता तो वो हेंड्रिक्स की कोऑर्डिनेट्स वाली बात पर गौर करता है, जिससे उसे पता लगता है कि जब रेस्क्यू शिप यहाँ पहुँचा तो किसी ने उसे गलत कोऑर्डिनेट्स देकर रास्ता भटका दिया और मौका पाकर उन्हें मार भी डाला। इसके बाद शिप यहीं पानी में भटकती रही। इसी बीच वहाँ पर कैसिडी भी आ जाती है। वो काफी ज्यादा रो रही थी। वो सलिवन से बताती है कि किसी चीज को पानी से निकालने के चक्कर में बेन्स पानी में गिरकर मारा गया। यहाँ इस घटना से सलिवन को पूरा यकीन हो चुका था कि वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि कैसिडी ही है। फिलहाल वो अभी उससे कुछ भी नहीं कहता है और जब अगली सुबह कैसिडी सोकर उठती है तो सलिवन वॉकी टॉकी पर उसे बताता है कि मैं जानता हूँ वो गद्दार तुम ही हो जो हथियारों पर कब्जा करना चाहती हो, इसलिए तुमने हेंड्रिक्स और बेन्स की जान ले ली, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा।
यहाँ कैसिडी देखती है कि सलिवन ने उसके पास से हथियारों की चाबियां चुरा ली हैं, जिस कारण वो तुरंत भागते हुए कम्युनिकेशन रूम की तरफ जाती है, जहां सलिवन एक्सप्लोसिव्स और हथियारों को एक्टिवेट करके इस सेंटिनल सहित सब कुछ तबाह कर देना चाहता था, क्योंकि उसके मुताबिक उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा है। सलिवन कैसिडी के इस धोखे से पूरी तरह टूट चुका था। कैसिडी उससे बेनती करते हुए कहती है कि मेरे कॉन्टिनेंट के लोग इस वक्त बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हैं। उनके ही लिए मैंने ये सब किया, पर सलिवन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और आखिर में वो एक्सप्लोसिव्स और सारे हथियारों को एक्टिवेट कर देता है, जो करते ही स्क्रीन पर एक एरर मैसेज आता है। दरअसल बेन्स ने इसके सिस्टम में इस तरह से बदलाव कर दिया था कि कोई चाहकर भी इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता था। ये बात जानकर सलिवन और कैसिडी दोनों ही हार मानकर बैठ जाते हैं और इसके बाद दोनों के बीच ये तय होता है कि अब चाहे किसी का भी कॉन्टिनेंट यहाँ हमला करे या कब्जा करने की कोशिश करे, तो हम दोनों उनसे अपने इस सेंटिनल की हमेशा रक्षा करेंगे, क्योंकि ये हम दोनों की ही दुनिया है जहाँ दोनों साथ में खुशी खुशी रहेंगे। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।